आपका बहुत बहुत स्वागत है सवाल इंडिया का में। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत करेंगे यूक्रेन ने जो रूस के ऊपर ड्रोन हमला किया है और उसको कहीं ना कहीं लोग एक इस पूरी जो जंग में जो 2022 से शुरू हुई है उसमें एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर, यानी कि रशिया के पर्ल हार्बर आपको याद होगा, जिसके बाद जो जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया था और उसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था, उस तरीके से इसको देखा जा रहा है। यूक्रेन ने कल रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया और करीब 40 विमानों को नुकसान पहुंचाने में जो यूक्रेन के ड्रोन हैं वो सफल रहे। खास बात इसमें यह है कि ये जो एयरबेस हैं ये जो रशिया की यानी कि रूस की सीमा में करीब 4000 किलोमीटर दूर है। अगर रूस और यूक्रेन की अगर सीमा की बात करें, वहीं रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सेना ने रूस में शानदार ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में रूस का काफी जबरदस्त नुकसान हुआ है। ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद। वहीं रूस का दावा है कि उसने ज्यादातर हमलों को रोक दिया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से इसको देखा जा रहा है क्योंकि आज तुर्की में इस्तांबुल शहर में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि रविवार को रूस ने यूक्रेन के ऊपर जबरदस्त हमला करा था, एक मिलिट्री एकेडमी पे हमला किया था जिसमें 12 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरीके का यह पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया और जैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी मिलिट्री वॉर्स के अंदर, अगर मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर देखें तो इतिहास में इस हमले ने, ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। किस तरीके से हजारों किलोमीटर अंदर साइबेरिया तक, जहां पर एक एयरबेस था, वहां पर ट्रक पहुंचे और ट्रक्स के अंदर ड्रोन थे जो कि उसके बाद उड़ाए गए। कैसे स्मगल करके इनको ले जाया गया यूक्रेन में इतनी दूर, और एक के बाद एक संयोजित हमले में रूस के 4 से 5 एयरबेस के ऊपर यह जबरदस्त हमला जो है वो किया गया। उमा शंकर सिंह हमारे सीनियर फॉरेन अफेयर्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, जैसे कि मैं कह रहा था, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है 2022 के बाद से। अगर अभी की बात करें, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अभी तक इस पर प्रतिक्रिया किस तरह की आई है और इस हमले को शांति वार्ता से पहले कैसे देखा जा रहा है। जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मॉस्को में मेरी एक ऐसे इंसान से बात हुई थी जो कि पुतिन की पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वहाँ जब बात हो रही थी तो सिग्नल जो है वहाँ काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी जो रुक रुक कर बात हो रही थी। तो हमने कहा कि आपका सिग्नल नहीं आ रहा, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह के ड्रोन हमले हो रहे हैं और जिसमें कि सिग्नल्स का, मोबाइल सिग्नल्स का नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्नल को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि रूस में एक और आशंका है कि इस तरह के हमले और ज़्यादा हो सकते हैं और हो सकते हैं। दूसरी तरफ नज़र इस बात पर भी है कि रूस जो है इसका सैन्य तौर पे क्या जवाब देगा। तो इस सिलसिले में जो बात हुई हमारी, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन कितनी देर में होगा, किस दिन होगा, कैसे होगा, ऑब्वियसली रूस जो है अपनी सैन्य रणनीति के हिसाब से उसको देखेगा। जहाँ तक आपने दोनों देशों के बीच बातचीत की बात की, तो इस्तांबुल में वो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर पहुँच गए हैं और इस बातचीत में ज़्यादा कुछ निकलने की उम्मीद पहले से भी नहीं थी। सिर्फ जो मेमोरेंडम है वो एक्सचेंज होना है कि यूक्रेन जो है उसने अपना मेमोरेंडम जो है वो यूक्रेन रूस को दे चुका है, रूस यूक्रेन को दे चुका है। उसकी जो निटी-ग्रिटी है उसमें क्या किन विषयों पे बात हो, किन शर्तों को लेकर कैसे आगे बढ़े, तो ये जो तरीके कार जो है वो एक डेवलप होने की उम्मीद थी। लेकिन अगर इस हमले के बरक्स देखें तो टेंशन जो है बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बात यूक्रेन का बता दूं, तो कीव में जब एक दोस्त से बात हुई थी अब से थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि जितने भी कांच की खिड़कियां हैं उन पर जो है वो मोटे गत्ते लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब होता है कि कोई बड़ा अटैक होता है, रिटेलिएशन जब होगा, तो कांच के जो शीशे हैं वो जो है एक तरह से स्प्रिंटर का काम करते हैं। तो ऐसे में घरों को सुरक्षित बनाने की कोशिश जो है वहां पे चल रही है और हर कोई जो है राशन लेकर जो सुरक्षित बंकर्स हैं उसमें पनाह लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको आशंका है कि बड़ी जो एक कार्रवाई है जवाबी वो रूस की तरफ से होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। उमा, हमारे साथ आरती सोनी जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं, रूस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुलदीप वर्मा यूक्रेन में कारोबारी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस हमले के बाद वहां पर किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। आरती, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये सबसे बड़ी अब बात यही होगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूक्रेन के इस जबरदस्त हमले के बाद शायद जब से लड़ाई शुरू हुई है उसमें सबसे अंदर तक मार किया गया है
और अगर देखा जाए तो नुकसान के तौर पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर नुकसान पहुंचाया गया, 40 से ज्यादा विमानों की बात हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान रूस को अब तक इसमें झेलना पड़ा है। तो इस पे रिटेलिएशन तो जरूर होगी। तो क्या इस वक्त वहां पर रिएक्शन है, कम से कम जो रूस का मीडिया है और लोगों के बीच में किस तरह की चर्चा है? नमस्कार। इस समय जो यूक्रेन के हमले के बारे में बात की जा रही है, तो इतना बड़ा तो जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है उतना उतना तो नुकसान रूस को नहीं हुआ है। रूस के पास इतने विमान है कि वो 3 गुना अधिक नुकसान यूक्रेन को पहुंचा सकता है। और जहां तक बात की जाए तो आम लोगों की बात है, तो आम जनता पहले से इसके लिए तैयार है और जगह जगह पर इस समय लगाए गए हैं ड्रोन्स हमलों को रोकने के लिए। तो मॉस्को और मॉस्को के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है दिख रहा होगा कि लोग एकदम से भयभीत हो रहे होंगे। वो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं अभी भी। और हाँ, जहां तक खतरा हुआ थोड़ा सा हुआ है नुकसान, वो ब्रियांस्क है और रिजांस्क रिजांस्क क्षेत्र में हुए हैं। पर सेना पूरी तरह से इस समय सचेत है। और मैं नहीं कह सकती हूँ कि लोग बिल्कुल घबरा गए होंगे, या हमारे जो अधिकारी हैं वो सैन्य अधिकारी भी घबरा गए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमले के लिए पहले से तैयार है। रूस के द्वारा और भी अधिक यूनिट्स जो ड्रोन हमलों को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई हैं। इस कारण 162 ड्रोन हमलों को नष्ट किया गया, ड्रोन्स को नष्ट किया गया। क्योंकि एक बड़ा फैक्टर कम से कम रूस में भी ये देखने को मिलता है कि जैसे आप बता रही हैं कि एक जो आम मीडिया में और लोगों में रिएक्शन जो है उसका कारण ये भी है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कंट्रोल रहती है। पर कम से कम जो बड़ी विदेशी एजेंसीज हैं, चाहे रॉयटर्स हो चाहे AFP, उसकी तरफ से तस्दीक ये जरूर की जा रही है कि लॉन्ग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर जो हमला किया गया है ये आर्थिक रूप से भी एक बड़ा नुकसान कम से कम रूस के लिए होगा। अगर ये इसकी तस्दीक की जाती है। जंग का माहौल है, तस्दीक करना इस वक्त दोनों ही साइड्स के लिए शायद मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कुलदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिल्कुल वार्ता से पहले ये जो हमला किया गया है, दोनों तरफ से एस्केलेशन हुई है। चाहे संडे को अगर बात करें जो रशिया की तरफ से हमला हुआ था, और उसके बाद अब ये काउंटर एक्शन रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से जो किया गया है, इसका कम से कम वहां पर जो लोग हैं वो शांति वार्ता पे कैसा असर देख रहे हैं? देखिए, शांति वार्ता पे अंकित जी पहले भी कितनी बार कोशिश की गई है, अभी तक को तो कोई रिजल्ट निकला नहीं है। और ये 1087 दिन हो गए हैं आज जब से ये वॉर चल रहा है। और ये आप सोचिए कि जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्दी से वहां से कुछ अटैक होने वाले हैं जो कि सॉलिड होंगे, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक वो इस्तेमाल करेंगे मिसाइल्स का। लोगों में ऐसा कहें कि डर है, ऐसा नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए जैसे आपने बताया अभी शीशों के ऊपर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से जब एयर शीशे टूटते हैं तो उनसे नुकसान होता है घर में रह रहे लोगों को। तो अदरवाइज मैं कहूं कि आप बहुत लोग परेशान हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो खुश हैं लोग कि हमने कुछ करके दिखाया है। इतिहास में मेरे ख्याल से ये लिखा जाएगा जो इन्होंने किया है ये। तो लोग खुश हैं इस बात से, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है। बोले हम तो 3 साल से लड़ाई झेल ही रहे हैं और थोड़ी झेलेंगे। क्योंकि रिजल्ट जब ट्रंप आने वाले थे लोगों को लगता था कि कुछ रिजल्ट निकलेगा, लेकिन वो ट्रंप भी मुझे लगता है कि अभी तक तो फेल ही हैं, वो कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन युद्ध देखिए जी, युद्ध से गंदी कोई चीज नहीं है। हम लोग 1087 दिन से ये युद्ध को देख रहे हैं, हम बाहर नहीं निकले हैं। युद्ध किसी मतलब अपने दुश्मन की कंट्री में भी कभी युद्ध नहीं होना चाहिए। मोदी जी का बड़ा अच्छा वो उन्होंने एक्शन लिया है जो कि युद्ध जो है समाप्त कर दिया जल्दी से जल्दी। युद्ध से गंदी कोई चीज नहीं है और कहीं पे भी युद्ध ना हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग बता रहे थे कि ये जितना अंदर तक ये हमला जहां जहां एयरबेसिस पे हुआ है, इसका एक मिलिट्री एंगल ज़रूर है, इसको पढ़ा ज़रूर जाएगा। और जिस खुफिया तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट बुक ऑपरेशन के तौर पर आगे आने वाले समय में ज़रूर पढ़ाया जाएगा कि कैसे ड्रोन के ज़रिए इतना अंदर तक नुकसान पहुँचाने में यूक्रेन कामयाब रहा है। आगे बढ़ते हैं और भारत वापस आते हैं और बात करते हैं बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर पर जो सियासत है वो गर्मा गई। कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था और कहा था कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। ऐसा करके वह इस देश की माताओं और बहनों का अपमान कर रही है। यानी कि एक तीर से 2 निशाने, एक तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप और साथ ही साथ महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए अमित शाह का यह सीधा सीधा तीखा हमला ममता बनर्जी के ऊपर था।
उन्होंने ये भी कहा कि 2026 विधानसभा चुनाव में बंगाल की माताएं और बहनें ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने के लिए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। अब जिस तरीके से सिंदूर को लेकर बंगाल में जो खेल चल रहा है राजनीति, क्योंकि अगले साल चुनाव है, आपको याद है पिछले साल भी जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सीधा सीधी टक्कर थी और उस वक्त भी एक बड़ी तीखी लड़ाई देखने को मिली थी। और चुनाव से पहले दोनों तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर का कोई फायदा ना हो, एक तरफ कोशिश कर रहा है कि फायदा कुछ लिया जा सके और दूसरी तरफ उस फायदे को नेगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए राजनीति जो है बदस्तूर जारी है। यो बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था, उस वक्त कुछ नहीं बोला। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। इस पर ममता बनर्जी का भी तीखा पलटवार अमित शाह के ऊपर हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल उसको बोला है, जबकि पूरा विपक्ष वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। सिंदूर हर महिला का सम्मान होता है, हर महिला अपने पति से ही सिंदूर को स्वीकार करती है। ममता बनर्जी ने यहां तक टीएमसी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जिस तरीके से ये जो पूरा पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, लोग आतंकवादी अंदर आने में सफल हुए और अब तक उन्हें नहीं मारा गया है या उनको नहीं ढूंढा गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री के ऊपर भी उन्होंने इस पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से विशेष संसद सत्र की मांग की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के मामलों की बात आती है तो एकता होनी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को हराने का पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सभी नेताओं को चुप रहना चाहिए, बोलने से पहले समझना चाहिए कि बेहतर क्या है। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट आने से पहले चुनाव प्रचार ना हो। प्रधानमंत्री को चुनावी भाषण देने से बचना चाहिए। पूरे देश सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री और आत्म प्रशंसा वाले भाषण नहीं देने चाहिए। हमने कहा है आइए संसद बुलाएं और बातचीत करें। ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿಳಿವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. चलिए अब आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम दरबार की स्थापना की बारी है और इसके लिए आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। आज से 5 जून तक चलने वाले अनुष्ठान के दौरान प्रभु श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार में विराजेंगे। साथ ही 8 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। राम मंदिर से के पहले
तल पर राजा राम का दरबार होगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम बालक राम के रूप में स्थापित किए गए थे। आज सबसे पहले सरयू आरती स्थल से कलश यात्रा निकाली जा रही है। राम दरबार में संगमरमर की मूर्ति प्रथम तल पर स्थापित की जानी है। इसके साथ ही जटायु, तुलसीदास, वाल्मीकि, वरिष्ठ विश्वामित्र, शबरी, अहिल्या आदि की मूर्तियों की स्थापना भी की जाएगी। तो किस तरीके की तैयारियां इस वक्त वहां पर हो रही हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या। हमारी सहयोगी सिक्ता देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सिक्ता, पिछली बार भी भव्य आयोजन किया गया था, उस पर कुछ लोगों ने यह भी कहा था देखिए बहुत सारे वीआईपी बुलाए गए हैं। इस बार अलग तैयारियां किस तरीके से अयोध्या में हो रही हैं? जी, इस राम की नगरी में एक बार फिर 1.5 साल बाद अंकित एक बार फिर तैयारियां जोरों पर हैं। राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा होगी और साथ ही मंदिर परिसर के परकोटे में जो 7 और मंदिर हैं, जैसे कि भगवान शिव, सूर्यदेव, हनुमान जी, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा और शेषावतार, इन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और अनुष्ठान जो है, जो धार्मिक और वैदिक अनुष्ठान है, वो आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। कल से मंत्रोच्चारण और यज्ञ के साथ अगले 3 दिनों तक, मेरे ठीक पीछे आप ये राम मंदिर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। यज्ञ मंडपम बनाया गया है और वहाँ पर अयोध्या और काशी से आए जो पुजारी और तमाम उनके जो सहयोगी होंगे, करीब 101 की संख्या बताई जा रही है, वो वहां बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ इस वैदिक और धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करने वाले हैं। आज जैसा कि आपने भी बताया कि सरयू तट से जो पवित्र जल है सरयू नदी का, वहां पर करीब 108 या फिर उससे ज़्यादा महिलाएं, यहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वो आएँ और कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर परिसर में आएँ और उसी मंदिर से कल स्नान के बाद जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है, उनकी पूजा और उनकी पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। तो पिछले बार के मुकाबले लगातार मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अंकित यह कहा जा रहा है कि बहुत छोटे में इस बार ये अनुष्ठान किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, इसलिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, भव्य आयोजन नहीं है अंकित। और अपील लगातार की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए अपील ये की जा रही है ट्रस्ट की तरफ से कि प्राण प्रतिष्ठा का नाम सुनकर आप बड़ी तादाद में यहाँ ना आएँ। आप जैसे आमतौर पर आते हैं राम लला के मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसके लिए आएँ, क्योंकि जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा अगले 3 दिनों में और गंगा दशहरा के दिन जब एक बार फाइनली प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उस दिन के बाद आम भीड़ के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए क्या ये मंदिर खुल जाएंगे? अभी नहीं खुलेंगे। इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि राम लला के दर्शन करिए, बड़ी तादाद में यहाँ अयोध्या ना आए, क्योंकि उस तरह का इंतजाम ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये अपील है, लेकिन तैयारी पूरी है। आज शाम से मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी मंदिर में अगले 3 दिनों तक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, यज्ञ के साथ ये पूरा आयोजन है, जो ये महाअनुष्ठान है, जिसे सेकेंड फेज कहा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, वो किया जाएगा। और इस राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में फिर कुछ दिनों बाद ये जो 7 और मंदिर हैं, फिर आम श्रद्धालुओं के लिए अंकित खुल दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिक्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार सिक्ता अयोध्या में हैं, वहाँ से उनकी विशेष पेशकश भी आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में किस तरीके से बाढ़ से हालात जो हैं वो बेकाबू करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से बुरा हाल है। कई राज्यों में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य असम है, जहां 19 जिलों के 750 से ज़्यादा गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश का कहर जारी है। यहां अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन और बाढ़ में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं डिब्रूगढ़, निमती घाट और ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में 3,60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें 10,000 लोग राज्य में बने राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है।
तस्वीरें आप इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अंदाज़ा आपको किस तरीके से दे रही होंगी कि असम में और साथ साथ उत्तर पूर्व में कितने बुरे इस वक्त हाल हैं। लाखों लोग शिविरों में हैं और ये जो स्थिति है आगे आने वाले दिनों में भी कई जगह पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है वो असम और उसके आसपास के कई इलाकों में घोषित किया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां से एक शख्स लटकते हुए एक ब्रिज को कैसे पार कर रहा है उसकी ये तस्वीरें हैं। वो ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि कितने उफनते नदी के ऊपर बने हुए एक ट्रेडिशनल ब्रिज को कैसे ये आदमी पार करता हुआ जा रहा है। बिल्कुल दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये एक ट्रेडिशनल ब्रिज है नदी के ऊपर और आपको इस उफनती नदी के में कितना ज़बरदस्त बहाव है कि ब्रिज के पुल जो है उसके ऊपर से पानी जा रहा है और ये व्यक्ति उसके बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये लगातार ये बिल्कुल डराने वाली तस्वीरें हैं और इसी से आपको अंदाज़ा लगता है कि कितनी ज़बरदस्त वहाँ पर तबाही का आलम जो कम से कम है। ये नदी का जो उफान है वही दर्शाता है कि वहाँ पर बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से कई जगहों पर क्या हालात हैं। मौसम का मिजाज किस तरीके का उत्तर पूर्व में रहेगा उसके बारे में आपको बता दें। पूर्वोत्तर में जारी रहेगा भारी बारिश का जो चेतावनी है। पूर्वोत्तर में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश रहेगी। दिल्ली में भी अगले 2 दिनों में बदला हुआ मौसम नजर आएगा। अगले 2 दिनों में हल्की बारिश और आंधी आ सकती है। उत्तर भारत में 3 दिनों तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की आशंका है। राजस्थान में भी मौसम करवट लेगा। राजस्थान में 2 दिन हल्की बारिश और तूफान जैसे हालात बने रहेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बातचीत की। उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन तक और भारी बारिश होगी। इनसैट सीरीज सैटेलाइट की ताज़ा इमेजेस में बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो उत्तर पूर्व राज्य के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बहुत घने बादल दिखाई दे रहे हैं। इससे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। अभी अगले 2 दिन क्या फोरकास्ट हमने देखा है, वहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ की त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो ये बारिश क्या अभी 2 दिन और चलती रहेगी? हाँ जी, जो इसका इंटेंसिटी है जैसे पहले हुआ वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये भारी से अति भारी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है आज और कल। उसके बाद इसका इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। किन किन राज्यों में बारिश का? ये तीनों जो इसका सब डिविजन्स है, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तीनों सब डिवीज़न के लिए हमने आने वाले 2 दिनों के लिए वेरी हैवी का वार्निंग दे रखा है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 2 दिनों के लिए हैवी है। हैवी जनरली जहाँ नॉर्मल फिनोमिना है एनीवे, लेकिन 2 दिन के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा। 2 दिन के बाद रिड्यूस हो जी 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 जी। तो अभी जो वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो जब और ज़्यादा बारिश होगी तो इससे निश्चित तौर पर नदियों में पानी ज़्यादा जमा होगा। और क्या हम कह सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति अभी 2 दिन और बनी रहेगी? ऐसा मैं नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एक्सट्रीमली हैवी क्या एक्सेप्शनली हैवी हो रहा था, लेकिन अब एकदम इसमें काफ़ी कमी आई है। अभी कहीं ना कहीं वेरी हैवी होने का अनुमान है, इसलिए जो कंडीशंस है जो स्लोली इम्प्रूव ही होनी चाहिए। इम्प्रूव होनी चाहिए जी। और जो उत्तर पश्चिमी भारत में हमने देखा है थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी, उसको लेके क्या पूर्वानुमान? देखिए, उसके लिए क्या है कि ये कंटिन्यूस, जैसे आप
पूरा मई महीने में कंटिन्यूस ऑलमोस्ट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जहां होता रहा है, जिसके कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है वो सामान्य से कम रहे। हीट वेव भी जैसा होता है उस टाइप का नहीं रहा, और वो कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान और ज्वाइनिंग जम्मू डिवीज़न के साथ है, उसका प्रभाव आने वाले 2 से 3 दिन रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारा अनुमान है 50 से 60 किलोमीटर की हवाएं रह सकती हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी वेरी लाइट रेन रहने का अनुमान है, और जो हवाओं की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर आज और कल रह सकती है। जैसे कल रहा उस टाइप का तो नहीं, लेकिन उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगा, फिर भी कहीं ना कहीं 40 से 50 किलोमीटर हवाओं की गति रहने का अनुमान है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत मौसम विभाग में मेरे कैमरा सहयोगी जय नारायण के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के पटना आपको अभी लिए चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से हम सबको शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। बिहार में एक दलित लड़की की मौत पर सियासत तो ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन जो मामला है वो इतना शर्मनाक है कि शायद किसी की भी सरकार हो, राजनीति में कोई भी हो, उसको कम से कम शर्म से अपना सर जरूर झुकाना चाहिए। पटना में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। क्यों रहा प्रदर्शन? इलाज में देरी के चलते एक रेप पीड़िता की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर से पटना लाई गई थी ये रेप पीड़िता, लेकिन आरोप है कि इलाज नहीं हुआ और 5 घंटे तक बेड के इंतजार में ये लड़की तड़पती रही और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। नाबालिग इस लड़की के साथ जो आरोप है वो गैंगरेप की घटना का है, और उसके बाद इसको इलाज के लिए पटना लाया गया, जहां पर जैसे कि और किसी को फ़र्क पड़ता नहीं है, और इस लड़की को इलाज नहीं मिला और इसकी मौत हो गई। अब क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है, माफ़ कीजिएगा, इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, तो इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर इस पर पूरा राजनीति जो है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन लगातार ये पूछना होगा कि जो मुद्दे हैं, 20 साल से एक सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे हैं, क्या यही बिहार की हेल्थ सर्विसेज का एक उदाहरण है? क्योंकि लड़ाई जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया पर हो रही है। इन बेसिक मुद्दों पर जवाब सरकार से आना बाकी है। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पटना की सड़कों पर है, और कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष राजेश राम भी सड़कों पर। राजेश जी, नीतीश कुमार ये घटना के बाद भी इन लोग को संवेदनशीलता मर गई। एक बीजेपी के एमएलसी, उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया, आप जा करके यूट्यूब में देख लीजिए कि किस तरह से वो बेशर्मी से बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या जो पहले से जो लोग एडमिट थे उनको हम गंगा में फेंकवा देते, डॉक्टर गंगा में फेंक देती, आईसीयू खाली नहीं थे तो क्या गंगा में फेंक देती। ये सरकार जो है, हमेशा ये इतिहास रहा है कि ये बलात्कारियों के मदद करने वाले लोग हैं। ये पूरे देश के आप सिनेरियो देख ले, जो भूषण जो थे पहलवान के ने पूरे देश में आंदोलन किया, लेकिन इन लोग को असर नहीं। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी क्या राजनीतिकरण कर रही है, सरकार भी पूछा जाए। अच्छा, ये बात कीजिए, आप यदि हम घर में बैठे रह जाते तो आप ये सवाल करते कि नहीं कि आप विपक्ष में हो और सवाल नहीं उठा रहे, ये तो तय था। तो भैया ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये करो तो परेशानी, ना करो तो परेशानी। इन लोग के चाहिए कि कुछ मत बोलो, और यदि बोलोगे तो हर चीज में आएंगे। यदि देश के सुरक्षा के मामले में बोलेंगे तो कहेंगे कि ये तो देशद्रोही है। आप यदि कोई धर्म पर अपना बात कहोगे तो कहेगा कि अधर्मी है। इसके बाद इनको बलात्कारी के बाद लड़ाई लड़ोगे तो कहेगा कि राजनीतिक। ये लोग बेशरम लोग बैठे हुए हैं ये कुर्सी पर, इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। अब कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि हमारे लिए ये मुद्दा सोशल मुद्दा है और इस मुद्दे को हम उठाएंगे।
चलिए आपको बता दें, जेई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में कोटा ने फिर से बाजी मारी है। इस साल कोटा के रजित गुप्ता ने जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। एडवांस में लगातार दूसरे साल टॉपर कोटा से है। खास बात यह है कि टॉप 10 जो हैं वो उस स्टूडेंट्स में कोटा के 4 स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोटा का एक कोचिंग हब जो है वो एक बार फिर से अपनी ख्याति यहां पर मनवाता हुआ। जेई एडवांस के नतीजे जारी होने के साथ ही कोटा में जश्न का माहौल हो गया है। पहली रैंक कोटा के ही रहने वाले रजित गुप्ता ने हासिल की है और टॉप 10 की अगर बात करें तो 4 जो बच्चे वो कोटा कोचिंग से है। जश्न इस तरह मनाया जा रहा है कि कोटा में जो है जिस तरह से नतीजे आते हैं उसके बाद जिस तरह का जश्न की तस्वीरें होती है वही तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उम्मीदें लेकर के देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार जो है कोटा का ही रहने वाला रजित जो है उसने पहली रैंक हासिल की है। उम्मीद थी पहली रैंक आने वाली है। एग्जाम के बाद जब आंसर की वगैरह आई तो फिर थोड़ा आइडिया लगा, उससे पहले तो नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। और क्या तैयारियां थी? पूरे साल आपने तैयारियां की, मेंस क्लियर किया पहले? जब आप जेईई मेंस के समय आए थे तो तब जो मैंने बोला था मैं आज भी वही बोलूंगा, मेहनत की जरूरत होती है, एक माइंडसेट की जरूरत होती है जो मतलब आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, बस वही सारी चीजें होती हैं। क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को जो कोटा में आते हैं, किस तरह तैयारियां करें, कैसे फोकस करें? टीचर्स के ऊपर फुली रिलाई करें और अपना काम जो है पूरे सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश